शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम 15 पार्ट तक देख चुके हैं। ओवरऑल हम 64 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 64 पार्ट मतलब मैं हिंदी को आरंभ से पढ़ाना शुरू किया था। टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर की विस्तृत व्याख्या की गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आज इसी क्रम में 16वां पार्ट होगा। ठीक है, आज का ये आपका 16वां पार्ट होगा। 15 पार्ट आपके पूरे हो चुके हैं। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो शब्द रचना का टॉपिक चल रहा है। शब्द रचना को हमने 5 प्रकार से विभाजित किया था, उसमें मैं 3 प्रकार को बता चुका हूं। चौथा प्रकार आपका चल रहा है रूप विकार या बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, मैंने बताया था रूप विकार और बनावट के आधार पर 2 प्रकार से, विकारी और अविकारी। मतलब रूप विकार और बनावट के आधार पर 2 प्रकार से विभाजित है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। बाकी अविकारी के अंतर भी 4 आते हैं, जो अभी आप आगे देखेंगे। ठीक है, विकारी शब्द आपका चल रहा है यहाँ पे। विकारी शब्द में संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है, सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है और विशेषण कंप्लीट हो चुका है। क्रिया आपकी चल रही है। क्रिया मैंने बता भी दिया है, इसके 2 पीछे के पार्ट क्रिया से ही शुरुआत हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट इसके पीछे का पार्ट अवश्य देख लीजिएगा। अगर आराम से देखेंगे, एक एक कड़ियां मिलती चलेंगी तो बेहतर समझ में आता है। बीच से देखेंगे तो आपको टॉपिक पकड़ने में दिक्कत होगी कि कहाँ से पढ़ाया जा रहा है और क्या है। ठीक है, इसलिए आप आराम से एक क्रम से देखते चलिएगा। तो क्रिया आपको बता दी गई है। क्रिया का विभाजन भी 3 प्रकार से आपको बता दिया गया है। उसमें देखिए, पहला चल रहा था उत्पत्ति या संरचना के आधार पर क्रिया। ठीक है, तो उत्पत्ति संरचना के आधार पर क्रिया को मैंने 2 प्रकार से आपको बताया था, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया का पार्ट चल रहा था प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यौगिक क्रिया का ही ये भाग चल रहा था प्रेरणार्थक। यौगिक क्रिया को 3 प्रकार से बताया था, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया चल रही थी। प्रेरणार्थक क्रिया की मैंने व्याख्या इसके पीछे के पार्ट में कर दिया है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, मोहन अपने कपड़े धुलवाता है, तो मोहन अपना कपड़ा धुलता नहीं है, धुलवाता है। मतलब कर्ता किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया को भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए, इतना डीपली में कोई यूट्यूब पे ऐसे थियरी वाइज पढ़ाएगा, आप खोजते रह जाएंगे, जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, तो जो आपको बताया जा रहा है ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक यहाँ बताई जा रही है। अब अगर ऐसे ही बताना होता तो मैं प्रेरणार्थक बता के आगे निकल जाता, लेकिन प्रेरणार्थक को भी मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भाग हैं। आप अपनी कॉपी पे जहाँ फेयर बना रहे हैं लिख लीजिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भाग होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया ये बनती किससे है? भाई यही मूल क्रिया और यौगिक क्रिया से ही तो प्रेरणार्थक बनती है, क्योंकि क्रिया तो यही है। क्रिया के तो 2 ही प्रकार हैं, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया। अब यौगिक में ही डिवाइड होके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको भेद जो बताए थे, तो इन्हीं क्रियाओं के ही ये प्रेरणार्थक बनते हैं। जितने भी प्रकार आप देखेंगे वो सारे क्रियाओं के ही तो प्रकार हैं, तो आपको इन्हीं के माध्यम से इनको भी देखना है। तो आइए देखते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। देखिएगा, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को समझिएगा क्रिया के आधार पे। ठीक है, क्योंकि क्रिया के ही भाग है तो इसी आधार पे आपको इनको समझना है, तब बेहतर समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको चार्ट बना दिया है बताने के लिए। ठीक है, जैसे देखिएगा, मूल क्रिया आपकी नहा है। मैंने बताया था जब मूल क्रिया में प्रत्यय जुड़ता है, अगर मूल क्रिया में प्रत्यय जुड़ जाता है तो वह यौगिक क्रिया बन जाती है। अगर प्रत्यय नहीं जुड़ा रहता तो मूल क्रिया होती है। अभी अभी इसके पीछे के पार्ट में आपको बताया गया है, तो आपको वहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो मूल क्रिया, यौगिक क्रिया आपको समझने की कोई जरूरत उतनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे के पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो नहा, नहा जो है मूल क्रिया है। अगर इसमें प्रत्यय जुड़ जाए ता और ना, तो नहा का हो जाएगा नहाता, नहाना। लेकिन जब हम प्रेरणार्थक में जाएंगे, मतलब हमें किसी और से कार्य करवाना है, तो आता, आना प्रत्यय जुड़ेगा। प्रथम प्रेरणार्थक तो हो जाएगा निहलाता, निहलाना। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में जब जाएंगे तो ये वाता, वाया, वाना जुड़ जाएगा।
तो ये हो जाएगा निहलवाता, निहलवाया, निहलवाना। ठीक है, तीनों के आधार पर आप लिख सकते हैं निहलवाता, निहलवाया, निहलवाना। तो जब इस तरीके के शब्द बने, अगर विकल्प में आपसे पूछ दे कौन सा प्रेरणार्थक है, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अगर इस तरीके के शब्द दिखे निहलाता, निहलाना, तो ये प्रथम प्रेरणायक की क्रिया है। और आपको पता ही है यौगिक क्रिया मूल क्रिया है, मूल क्रिया से ही यौगिक बनी है, यौगिक के बाद ही उनकी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। ठीक है, तो मूल क्रिया में जब प्रत्यय जुड़ जाता है यौगिक बन जाता है। अब यौगिक के ही भाग है प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ही आता है प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। ये आपको जानने के लिए बता दिया जा रहा है, हालांकि इतने डीपली में बहुत कम ही जाता है एग्जाम में, लेकिन आप जानते रहिए कि प्रेरणार्थक के भी भाग होते हैं। ठीक है, जैसे सो क्या है, मूल धातु है, लेकिन जब इसमें यौगिक क्रिया आप इसको बदलेंगे यौगिक क्रिया में, तो इसमें प्रत्यय लग जाएगा ताना, तो सोता, सोना हो जाएगा। अब यौगिक क्रिया से जब प्रथम प्रेरणार्थक में जाएंगे तो आता, आना प्रत्यय लग जाएगा, तो हो जाएगा सुलाता, सुलाना। देखिए कि जब भी ये शब्द बनेगा वो सार्थक शब्द होगा, मतलब उसका कोई सार्थक अर्थ होगा। ठीक है, तो सुलाता, सुलाना। जब द्वितीय प्रेरणार्थक में जाएंगे तो वाता, वाया, वाना लग जाएगा, तो हो जाएगा सुलवाता, सुलवाया, सुलवाना। ठीक है, तो ये सो धातु से होगा। अगर बो धातु से जाएंगे तो हो जाएगा बोता, बोना। यौगिक क्रिया, प्रत्यय जुड़ गया ता और ना। लेकिन जब यौगिक क्रिया से प्रथम प्रेरणार्थक में जाएंगे तो होगा बुआता, बुआना। लेकिन जब द्वितीय में जाएंगे तो बुआया, बुआता, इस तरीके का हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर पी धातु की बात करेंगे तो पी में जब यौगिक क्रिया में जाएंगे ता ना प्रत्यय लगेगा, होगा पीता, पीना। लेकिन यौगिक से जब प्रेरणार्थक क्रिया में जाएंगे तो हो जाएगा पिबाता, पिबाना। और जब यहां से द्वितीय प्रेरणार्थक में जाएंगे तो वाता, वाया, वाना के अनुसार यह बदलेगा, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसमें क्या आएगा, क्योंकि मैंने आपको इतना बता दिया। समझ में आया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा। वाता, वाया, वाना जुड़ता है इस मूल धातु से, यौगिक क्रिया के ही ये रूपांतरण है। निहलवाता, निहलवाया, निहलवाना, सुलवाता, सुलवाया, सुलाना, सुलवाना, बुआया, बुआता, बुआना। उसी प्रकार से आपको पी धातु का बदलना है। यौगिक क्रिया मैंने बता दिया पीता, पीना होता है। प्रथम प्रेरणार्थक पिबाता, पिबाना। अब द्वितीय प्रेरणार्थक आप जाएंगे, सार्थक शब्द बनाएंगे वाता, वाया, वाना प्रत्यय लगा के। आप कमेंट में इसका जवाब भी देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे समाप्त होती है। जो क्रिया का जो भेद था मूल और यौगिक, यौगिक में जो आप पहला पढ़ रहे थे प्रेरणार्थक, ये यही था प्रेरणार्थक क्रिया। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है संयुक्त क्रिया। देखिएगा संयुक्त क्रिया, ठीक है, आपने जो है प्रेरणार्थक क्रिया देख लिया, उसका दूसरा भाग है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया होती क्या है, इसमें नाम से ही स्पष्ट है संयुक्त, मतलब इसमें क्रियाओं का एक से अधिक प्रकार होगा, मतलब दो या दो से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं प्रयोग इसमें, इसलिए संयुक्त क्रिया इसका नाम दिया गया। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। मतलब ऐसा कोई वाक्य होगा जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होंगी। ठीक है, जैसे राम तेज दौड़कर आया, तेज दौड़कर आया मतलब दौड़ा भी आया भी। ठीक है, तो वहां पे क्या है, दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही है, वहां पे संयुक्त क्रिया होगी। जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा संयुक्त क्रिया को। उसकी आंखें भर आई, अब देखिए उसकी आंखें भर आई, ये भी एक है और आई भी एक है, तो दोनों क्रियाएं हैं, दोनों क्रियाएं प्रयुक्त हुई, इसलिए वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया है। वह देखकर चला गया, अब चला मतलब चला भी गया और गया, ये देखिए चला मतलब और गया, दोनों क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, तो यहाँ भी संयुक्त क्रिया होगी। सुमित दौड़ते दौड़ते आया, मतलब ये दौड़ते भी एक क्रिया है और आना, आया भी एक क्रिया है, तो यहाँ भी क्या है, संयुक्त क्रिया है। तुम चले जाओ, चले मतलब चलना भी क्रिया है और जाओ जाना भी एक क्रिया है, तो यहाँ भी क्या है, दो क्रियाएं प्रयुक्त है। तो जहां पे जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं वहां पे कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, सिंपल सा है संयुक्त वाक्य। अब आपने इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दो प्रकार का होता है, पूर्वकालिक और तात्कालिक। तो हम अब शुरुआत करेंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है और तात्कालिक क्रिया क्या होती है। बाकी संयुक्त क्रिया आप एक लाइन में लिख लीजिएगा कि संयुक्त क्रिया के दो प्रकार होते हैं, पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया। तो आइए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। बाकी आप संयुक्त क्रिया आसानी से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी।
बस आपको केवल यही ध्यान रखना है कि यहाँ दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होंगी या दो से अधिक भी क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पूर्वकालिक क्रिया, जो इसके भेद हैं पूर्वकालिक और तात्कालिक। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया मैंने आपको बता दिया, जहां दो या दो से अधिक क्रिया प्रयुक्त होती है वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह खाना खाकर चला गया, तो वो संयुक्त क्रिया थी। लेकिन अब संयुक्त क्रिया में भी दो प्रकार है, पूर्वकालिक तात्कालिक। उसी संयुक्त क्रिया के उदाहरणों को ही हम अलग अलग करके आपको बताएंगे कि इसे पूर्वकालिक कहते हैं, उसे तात्कालिक कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया का पहला भाग पूर्वकालिक क्रिया, जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ करता है, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया में सम्मिलित होता है या आरंभ करता है उसे, तो वह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा, रामू ने मोनू को पकड़कर 2 चांटे मारे। तो देखिए, रामू ने मोनू को पहले क्या किया, पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे मारा, मतलब जब उसे पकड़ लिया तो क्रिया वहीं समाप्त हो गई। उसके बाद उसे क्या किया, चांटे मार दिए। तो जहां कर्ता कर्ता क्या है, रामू है, ने पहली क्रिया को समाप्त किया। कैसे किया, उसे पकड़ लिया, फिर वह दूसरी क्रिया को आरंभ करता है या उसमें सम्मिलित होता है, तो मतलब क्या करता है, चांटे मारता है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, आप कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया है। किसके अंतर्गत, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। और संयुक्त क्रिया में भी क्या आएगा, पूर्वकालिक क्रिया आएगा। वह उसे देख कर भाग गया, मतलब वह पहले उसे देखता है तब भागता है। तो यहाँ एक क्रिया समाप्त होती है, तब जाके दूसरी क्रिया आरंभ होती है। वह उसे देख कर भाग गया, मतलब यहाँ पे संयुक्त क्रिया है, लेकिन संयुक्त क्रिया में भी पूर्वकालिक क्रिया है। वह उसे देख कर भाग गया। राम पढ़कर भोजन करता है, मतलब राम पहले पढ़ता है उसके बाद भोजन करता है। पढ़कर भोजन करता है, मतलब पढ़ते हुए नहीं कर रहा है, पढ़कर भोजन करता है। मतलब पहली क्रिया क्या हो रही, समाप्त हो रही, वह पढ़ लिया है, उसके बाद भोजन कर रहा है, दूसरी क्रिया में सम्मिलित हो रहा है। वह कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया। सीता खाना पका कर स्कूल जाती है, मतलब वो खाने को पका लेती है, उसके बाद स्कूल जाती है। तो यहाँ भी क्या है, खाना पकाना एक क्रिया पूर्णतः समाप्त हो रही है, उसके बाद स्कूल जाती है, मतलब दूसरी क्रिया वो क्या कर रही है, सम्मिलित हो रही है। तो वहां पे क्या होगा, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जहां पे एक क्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बाद कर्ता दूसरी क्रिया में क्या होता है, सम्मिलित होता है, तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया का ही दूसरा भाग है तात्कालिक क्रिया। देखिएगा, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ही दूसरा है तात्कालिक क्रिया। आपने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ ली, जहाँ पे एक कार्य समाप्त होता है तब दूसरा शुरू होता है, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। लेकिन अब ये है तात्कालिक क्रिया, यहाँ एक कार्य समाप्त होगा नहीं तब तक दूसरा आरंभ हो जाएगा, वहां पे तात्कालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त ना कर दूसरी अन्य क्रिया में सम्मिलित हो जाता है, वहां पे तात्कालिक क्रिया होती है। मतलब जो कर्ता होगा वह एक क्रिया भी कर ही रहा था कि दूसरी क्रिया में सम्मिलित हो गया, वहां पे तात्कालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले क्या था, पूर्वकालिक में एक क्रिया को समाप्त कर लेता था तब दूसरे में जाता था। तो आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत तात्कालिक क्रिया के उदाहरण। जैसे वह पढ़ते पढ़ते खाना खाता है, मतलब अभी वह पढ़ भी रहा है लेकिन खाना भी खाने लगा। वह पढ़ते पढ़ते खाना खाता है, मतलब वह पढ़ भी रहा है और खाना भी खा रहा है। एक क्रिया समाप्त नहीं हुई कि दूसरी आरंभ हो गई, तो वहां पे क्या होगी, तात्कालिक क्रिया होगी। ये किसका उदाहरण है, तात्कालिक क्रिया का। देखिए यहाँ पे दोनों क्रियाएं चल रही, कोई क्रिया समाप्त नहीं हुई है, वह पढ़ते पढ़ते खाना खा रहा है। बच्चा चॉकलेट खाते खाते सो गया, मतलब बच्चा चॉकलेट खा ही रहा था, खाते खाते क्या किया, सो गया। मतलब उस दूसरी क्रिया भी आरंभ कर दिया, अभी खा ही रहा था, उसके बाद भी वो क्रिया दूसरी आरंभ कर दी, मतलब पहली समाप्त नहीं हुई कि दूसरे में क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। पिताजी को आता देखकर कल्लू पढ़ने लगा, मतलब पिताजी को आता देखकर, अभी वो आ ही रहे हैं तब तक वो क्या किया, देखकर उनके पढ़ने लगा। मतलब एक क्रिया भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई, दूसरा आरंभ हो गया, दूसरे में सम्मिलित हो गया। पिताजी को आता देखकर कल्लू पढ़ने लगा। उर्मी दौड़ते दौड़ते गिर गई, उर्मी दौड़ रही थी, अभी वो दौड़ पूरी की नहीं की, गिर पड़ी। मतलब एक क्रिया खत्म हुई नहीं कि दूसरे में क्या हो गई, सम्मिलित हो गई, गिर गई। उर्मी दौड़ते दौड़ते गिर गई। वह चलते चलते बैठ गया, मतलब वो अभी चल ही रहा था, क्या किया, बैठ गया। एक क्रिया समाप्त नहीं हो पाई कि
दूसरे में वह सम्मिलित हो गया। ठीक है, तो जहां कर्ता पहली क्रिया को समाप्त ना कर दूसरी अन्य क्रिया में सम्मिलित होता है वहां पे तात्कालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो आपने संयुक्त क्रिया को पूरा देख लिया। संयुक्त क्रिया में मतलब दो क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं और इसके अंतर्गत पूर्वकालिक तात्कालिक होता है। पूर्वकालिक में एक समाप्त हो जाती है तब दूसरी जाती है और तात्कालिक में दोनों क्रियाएं चलती रहती है। ठीक है, एक क्रिया लगभग खत्म हुई नहीं होती कि दूसरी में सम्मिलित हो जाता है, वहां पे तात्कालिक क्रिया होती है। तो आज का पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। नाम धातु क्रिया आपको अगले पार्ट में बताएंगे।